चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का हिंदी जो गुदली है उसका हर चैप्टर का एक एक करके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। आज हम लोग को चैप्टर 4 को देखना है। 4 का जैसे हो गया, क्या नाम है उसका चैप्टर का, लाल पान की बेगम। इसका लेखक हुए फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। नाच की तैयारी के संदर्भ में जिस तरह की तैयारियां हो रही है और जो उमंग छाया हुआ है, उसमें बिरजू के माँ के गौने की साड़ी एक खास किस्म की गंध निकल रही थी, जिसे बिरजू की माँ को बेगम ही नहीं, लाल पान की बेगम कहा गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 को। कह रहा है, नवानन के पहले ही नया धान जुठा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? चलिए देखते हैं। जब बिरजू के जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत डांटा और कहा कि नेम धेम भी चिंता करो, इसी की रक्षा करो, तू तो गंवार है, मूर्ख है। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो? इस पर बिरजू ने पिता से बिरजू की माँ ने कहा, देखते नहीं नावल के पहले ही अन्न जूठा अन्न को जूठा कर दिया। इस कथन में बिरजू की माँ ने मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है। वह भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान की पक्षधर है, इसलिए नवाल से पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। क्योंकि पहले पुराने युगों में लोग फसल को काटकर पहले उसकी पूजा करते थे, तब क्या करते थे, उसे अपने घरों में लाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी? बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी? चलिए जानते हैं। गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। वह बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, जिसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वह कूद जाती है। यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है। इसलिए वो क्या हो रही है, घर पे बैठ के कूद रही है, क्योंकि बिरजू के पिताजी ने बैलगाड़ी लाने के लिए गांव से बाहर गए थे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सतर्कता स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इनमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग भेष की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष,
विषाद के गहरे आवर्त में बांधे रहते हैं। उसकी जीवन बनागी लाल पान की बेगम रेणु ने इस आंचलिक कहानी में अंचल विशेष की संस्कृति, भाषा, मुहावरे एवं लोक रीतियों का सफल चित्रण किया है। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में सार्थक शीर्षक माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो व्याख्या है। सब प्रश्न क्या करना है? व्याख्या करना है। चलिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, जो 5 का क है। चार मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। देखिए पहले हम लोग जान ले कि जूट आप लोग देखे हैं, नहीं देखे होंगे। जूट इसको पटसन देखे हो, पटुआ, उसी को बोलते हैं जूट। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उदित है। प्रस्तुत पंक्तियां में लेखक ने गरीबों की समस्या और उसमें पर समुचित प्रकाश डाला है। उनके जीवन में जो बदलाव आता है उसका ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये जान ले, अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो, अगर उसे प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहे तो हम इतना भी सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिए गए, उसका पाठ के लेखक कौन है, ये हर हाल में हमें लिखना है। उसके बाद उस पंक्ति में क्या कह रहा है उसके बारे में हमको आंसर देना है। चलिए फकली फुआ पानी भरकर लौटी हुई पन्न भरनियों से अपनी भाषा में कलछिक छल पटा से अच्छी फसल पाट जूट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करते कहती है कि कल तक जो बीजू की माँ अकुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बीजू के पापा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर तुम्हें बलरामपुर नाच दिखाऊंगा। लोगों की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी से उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 10 साल की चंपिया 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम एक बार माँ उसे बाल पकड़कर झोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। इस कथन में चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्त होती है? जैसे छोटी बच्ची थी और कोई भी काम करती थी तो उसे क्या, उस काम को माँ को पसंद नहीं थी, इसलिए वो काम के प्रति उसे क्या करती थी, डांटती थी। चलिए इसका हम लोग आंसर को अच्छे से जानते हैं। चलिए प्रस्तुत पंक्तियां लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत पंक्तियां में श्री फणीश्वर नाथ ने ग्रामीण समाज और जो साक्षर नहीं है उनकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देते समझाया है कि चंपिया नस्ल से बेटी है और छोटी है। शकरकंद कांच भी मीठा लगता है, तो शकरकंद कांचा भी मीठा लगता है और पाका हुआ तो और मीठा हो जाता है। बच्चा उसे खाने के लिए ललचाता है, वह माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है कि नहीं, तू एक
छील छीलेगी और तीन पेट में चंपिया भी जानती है कि उस काम के लिए उसे कितनी प्रताड़ना सहनी होगी। शकरकंद छीलने के बदले वह पड़ोसी से कराही मांग कर लाने को कहती है, जो उसके एक दिन के लिए मांग कर ले गई है थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उनकी माँ के मन में छिपा है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छिप के कुछ शकरकंद खा जाएगी। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि शकरकंद क्या है, खाए हैं। शकरकंद अलुआ को बोलते हैं अपनी भाषा में, देहाती शब्दों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाले उसे मिला। कौन सा सौरव मौज दिया है। उसके मर्द ने कोल्हू के बैल की तरह खड़ा सारी उम्र काट दी थी। इसके यहाँ प्रस्तुत कथन में बिरजू की माँ और के संबंधों में करवाहट दिखाई पड़ती है। करवाहट अस्थायी है या अस्थायी, इसके कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्गीत है। रेणु ने प्रस्तुत पंक्तियां में ग्रामीण नारी की निरक्षरता का वर्णन करते हुए उनके चित्रण की मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की मनोदशा का बड़ा ही सचित्र चित्र खींचा है। समय पर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी की नहीं पहुंचने पर बिरजू की मां की झुंझलाहट का साहस आभास हो जाती है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे, बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना कब पूरी होने वाली है, खपची गिरा दे। आबा बुलाए तो जवाब मत देना। रेणु जी ने इस अस्थाई कड़वाहट को इतने सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग गए हैं। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता पक्ति के प्रति उराहना का भाव एवं मुक्त पीड़ा की अभिव्यक्तित्व मिलती है। जैसे कि इस कहानी में अपनी गरीबी की वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गांव की गरीब तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताइए। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां लाल पान की बेगम शीर्षक कहने से उद्धृत की गई है। श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने गांव के वातावरण का सचित्र चित्र खींचा है। चलिए जानते हैं। रेणु जी ग्रामीण परिवेश में के रचनाकार है। उन्होंने वहां की भाषा एवं बोली का प्रयोग अपनी रचना में इस तरह किया है कि लगता है कि यह कहानी गांव में हो गया है। गांव के लोग छोटी छोटी बातों में भी राग, दोष, बैर भाव से भर
जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति राग दोष रहते हुए भी जब बीजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस के औरतों को पुकार कर बैलगाड़ी पर बिठाती है और प्राकृतिक प्रशंसा का आभास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। चलिए, प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेशों में बालमन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षक पैदा हो जाता है। चलिए, इस कहानी में चंपिया और जो बिरजू की बहन है उसका हलुआई से हलवाई के दुकान से सामान जल्द न लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू द्वारा बंगार को मारने पर माँ की करवाहट, बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के प्रति माँ की गुस्सा, करातो आदि बातें ग्रामीण अर्थात का परिचय है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रगण सूक्ष्म ढंग से हुआ है। मार खाने के बाद भी वह लेने पर चढ़ है। रीनू जी उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को रोमांचक बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए। लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए। चलिए देखते हैं। लाल पान की बेगम में रेणु जी ने गांव की धरती का जो सुंदर चित्र खींचा है वह सबके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोध और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को कथारूप दिया है। उसके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता है और नवीन की टकराहट है, जो दूसरी ओर भिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध है। विराद रिवाद की करवाहट है, जो तीसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई है। ठीक है, थोड़ा और देख लिया है इसमें। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। इस कहानी में कितने पात्र हैं, इसे क्या करना है, अपने शब्दों में आंसर देना। चलिए, लाल पान की बेगम कहानी के पात्रों की संख्या अधिक है, मगर इसमें बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, बगरा, सहुआइन इत्यादि प्रमुख पात्र है। इन पात्रों में बिरजू की माँ सबसे विशिष्ट पात्र है। सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है, तो चंपिया और बिरजू उसके डर से
सहमते हुए रहते हैं। सबसे विकट समस्या उस समय उपस्थित हो जाते हैं जब रात बीती रही है, बैलगाड़ी नहीं आई, तो बिरजू का माँ तानाशाह बना बिरजू और चंपिया को आदेश देती है कि बत्ती बुझा दे, खप्पर गिरा दे, कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी को मनौती दूनी करने का वादा करती है। रेणु जी ने ग्रामीण पात्रों का इतना सुंदर नामकरण और चरित्र को सजाया है कि कहानी रोमांचक बन गई है। यह कहानी जनमानस का कठहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। रैन वातावरण और परिस्थिति का समावहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषता ये अपने शब्दों में बताइए। चलिए इसमें हमें क्या करना है, रेणु फणीश्वरनाथ जो रेणु है इस पाठ के लेखक, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने गांव के प्रति क्या क्या किए। सबसे पहले तो उनका हम लोग ग्रामीण जीवन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में हुआ था। ये विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे हैं। ये महान क्रांतिकारी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई और 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही में दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीतिक में सक्रिय योगदान दिया है। ये दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन का संघर्ष करते रहे। साता के दमन चक्र में विरोध में उन्होंने उपाधि का त्याग कर दिया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है वो फणीश्वरनाथ रेणु उनमें एक है। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्करण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृतियां है मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तप्ता, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, रिपोर्टेजी लिखकर समाज और देश को नई दिशा दी है। रेणु जी का मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिक को एक परिभाषित अभिथि, उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी लेखनी से गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह रूप पर आपकी अमिट छाप छोड़ जाती है। चलिए इसी के साथ हम लोग का आज चैप्टर 4 खत्म हुआ। बच्चों इसे डबल रिपीट करके अच्छे से नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर 5 की ओर। ठीक है।